इशू है और उसके ऊपर मैं आईजी इस्लामाबाद को और मोहसिन नकवी को, इन दोनों को ये कह रहा हूं कि इन हरकतों से बाज आ जाए और इस लेवल तक मामले को ना जाने दें। हो सकता है इन दोनों के नॉलेज में हो सकता है कि इन दोनों के नॉलेज में इस तरीके से बात ना हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने राब्ते किए। एक इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने कंफर्म किया। एक और साहब हैं जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया कि बड़े पैमाने पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से। जो लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए या उठाए गए हैं उनकी तादाद लगभग 566 बनती है। ये बड़ी तादाद है। F10 मरकज में जिस दिन सेनेटर मुश्ताक ने कॉल दी थी और बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ था, उसके बाद 566 अफराद को उठाया गया था, जिनमें बहुत सारे CIA के पास हैं, कुछ एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं उनका भी पता नहीं चल रहा। तो 88 अफराद को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और दहशतगर्दी की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए उन्हें अगले 14 दिन के लिए जेल में भिजवा दिया। यानी अब वो 18 अगस्त को जाके उनकी तारीख आएगी। 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी अब उनका जेल में ही रहेगा। ये है जनाब एक जलसा करने या एक एहतजाजी मुजाहरा करने की सजा इस मुल्क के खुदादाद के अंदर। लेकिन जो सबसे घटिया और भोंडी हरकत की है वो मैं आपको बताता हूं। 17 खवातीन हैं जिनमें से 10 को उठाया गया था F10 मरकज से, जहां पे वो एहतजाज कर रही थी। और इसके अलावा कुछ और खवातीन हैं, लड़कियां हैं जो यहाँ पढ़ती हैं, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए वहां पे रहती हैं। तो 17 लड़कियों को उठाकर एक फार्म हाउस पे कैद कर दिया गया और ये फार्म हाउस जो है वो एक SHO की मलकियत है। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली पाकिस्तान में से। तो इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है और वहां पे वो एक SHO की मलकियत है, एक छोटा फार्म हाउस है। वहां पे 17 खवातीन को रखा गया है, क्योंकि देखिए खवातीन का एक ही पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद में। अगर वहां पे रखेंगे तो वो बैलफ पड़ेगा, जब बैलफ पड़ेगा तो खवातीन को आजाद करवा लिया जाएगा। तो इन्होंने खवातीन को भी गैर कानूनी तौर पे अलग जगहों पे रखना शुरू कर दिया है, कानून से बाहर। तो मैं ये बता रहा हूं और वार्निंग देकर कह रहा हूं कि इन चीजों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। आपको आइडिया ही नहीं है, कश्मीरी जो है वो बड़े गयूर पाकिस्तानी हैं, बड़े गयूर कश्मीरी हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं। बल्कि हर पाकिस्तानी गैरतमंद है, कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि आप 17 खवातीन को उठाएं और उठाकर उनको प्राइवेट जगह पे जाके रख दें और उनको आप किसी अदालत में भी पेश ना करें। तो फौरी तौर पे अली नासर रिजवी को चाहिए कि जो भी हो इन 17 खवातीन को फौरी तौर पे अदालत में पेश करवाया जाए या इन्हें जहां पे कैद किया गया है वहां से बाजियाब करके इनके घरों को भिजवाया जाए। ये बड़ी बड़ी सख्त ज्यादती है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मुझे फोन किया और मैं 2 लोग तकरीबन रोने वाले हुए थे, उनकी बहुत बुरी हालत थी। वो ये कह रहे थे कि देखें हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और एक SHO है, एक पुलिस वाला है, उसका फार्म हाउस है, वहां पे 17 खवातीन को कैद किया हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फौरन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नंबर 1, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जलसे की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में उनकी पहुंच गई हैं और कल जलसा है, यानी 5 तारीख को वहां पे जलसा है। 5 तारीख को इमरान खान साहब को जेल में 3 साल मुकम्मल होने वाले। कल मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने कैसी जेल काटी और बाकी सब ने कैसी जेल काटी, कितना फर्क है इमरान खान की जेल में और बाकी लोगों की जेल में। बहरहाल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया। वो ये कहते हैं जलसा जो है ये सेमीफाइनल है, हम इसमें 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनल में जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। सुहेल आफरीदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, जुनैद अकबर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और अब उनकी बारी है कि वो अपने दावों को सच साबित करें। देखिए बैरिस्टर गौहर से आप कभी भी कोई उम्मीद ना रख सकते हैं, ना उन्हें अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी का चेयरमैन बनाया था इसलिए ताकि वो गिरफ्तार ही ना हो। इमरान खान साहब को पता था सारी पार्टी भी गिरफ्तार हो जाएगी, ये बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का चेयरमैन बना दिया। तो वो ये जानते थे। सलमान अकरम राजा साहब एक कानूनी आदमी है और उन्होंने सारी जिंदगी आइन, कानून और इन चीजों में गुजारी है। वो पॉलिटिकल जद्दोजहद के बारे में वो उस तरह से नहीं जानते, ना उनका वो तजर्बा है, ना वो इतने पुराने हैं। तो असल जो मलबा पड़ेगा वो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो इस वक्त असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं, सेनेट में भी बैठे हुए हैं और जिनको इमरान खान साहब ने बड़े ओहदे दिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, खासतौर पर जहां पे उनकी हुकूमत है। तो अब 10 लाख आदमी इकट्ठा होता है या नहीं होता, कल के दिन में ये पता चल जाता है। जिस तरह अलीमा खानम के लिए लोग निकले हैं, उससे देख के तो लगता है कि बहुत बड़ा एक इज्तिमा हो जाएगा और बहुत बड़ा एक जलसा हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पाए और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इकट्ठा कर पाए, तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कोई आसानी उनके लिए नहीं बनेगी। अलीमा खानम ने कुछ बयान दिए, मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये गई थी मियाँ वाली। उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम बगैर इतला के मियाँ वाली पहुंचे थे,
अगर इतला देते तो इस्तकबाल के लिए आने वालों को चश्मा बैराज से ही उठा लेते। जो कारकुन निकले उनको भी पुलिस ने उठा लिया। लायामल यह है कि लोग तैयार रहे, लोग बहुत गुस्से में हैं, जहां से गुजरते हैं लोग सड़कों पर निकल आते हैं। हमने 4 जगहों पर रुकना होता है, 14 जगहों पे हमें रुकना पड़ता है। ये जो तासुर दे रहे थे कि लोग नहीं निकलते, हमने देखा कि लोग निकलने के लिए तैयार हैं और लोग जिद्दोजहद के लिए भी तैयार हैं। अब एक और बात अलीमा खानम ने कही कि क्या पंजाब कोई दूसरा मुल्क है, ये खुद चोरी करे और फिर कहे कानून उनके साथ है, पुलिस भी उनके साथ नहीं है, बस अफसरान को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, वरना सिपाही तो हमारी वीडियोस बना रहे थे, हम आपको दिखा नहीं सकते, फिर उनकी नौकरियां चली जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी। जिस तरह आप मीडिया को नौकरी का खतरा होता है, इसी तरह पुलिस वालों को भी नौकरी का खतरा होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम आपकी आजादी के लिए भी खड़े हैं, आपको भी सहाफत की आजादी के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप नहीं खड़े हो रहे। ये बात तो ठीक है, मीडिया तो बिल्कुल ही सत्तू पी के सो गया। मीडिया के अंदर एक जान हुआ करती थी एक दौर में, लेकिन अब बिल्कुल ही एक बेजान जिस्म की तरह पड़ा है। नॉर्मली जो मीडिया में पुराने लोग थे उनके ताल्लुकात पीएमएलएन से या पीपल्स पार्टी से थे, यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, तो ज्यादातर लोग तो इन दोनों ने काबू कर दिए। बाकी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है, तो बाकी लोगों को वो काबू कर लेते हैं, फिर जो रह जाता है उसको ताकत से दबा लेते हैं। लेकिन जो नया मीडिया है ना, जिसको आप सोशल या डिजिटल मीडिया कहते हैं, या नौजवान जो पाकिस्तान की मीडिया में है गुज़िश्ता 5-10 साल में, वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर छूटते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं। पाकिस्तान में सहाफत के जो बड़े बड़े नाम हैं, आप कोई भी नाम उठा लें जो आजकल प्रोग्राम्स करते हैं, तज्जिया देते हैं, बहुत सारा कुछ, बहुत बड़े बड़े नाम है, ये अब बोने बनना शुरू हो गए नौजवानों के सामने। इकबाल ने कहा था ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये आ गया वो दौर। ये हमारे बड़े बड़े नाम सहाफत के, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े कॉलम्स लिखे हैं, बड़े नामवर शख्सियात वो रहे हैं, उनके पास लफाजी तो खूब है, लेकिन जिद्दोजहद के अंदर, अमली सहाफत के अंदर वो नौजवानों से बहुत पीछे रह गए। हमारे नौजवान जो है वो ना सिर्फ खुलकर बोलते हैं, बल्कि वो जेलें भी काटते हैं, वो कैदे भी काटते हैं, वो तशद्दुद भी बर्दाश्त करते हैं, जाली मुकदमात भी बर्दाश्त करते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर दोबारा लड़ते हैं, तादा दम होकर लड़ते हैं। तो माजी में अगर कोई सहाफी कभी एक आध दफा भी गिरफ्तार हो जाता था ना, तो उसको सर पे उठा लिया जाता था और अगले 10-20 साल उसके यूं ही गुजर जाते थे कि देखे मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन आज जो नौजवान है वो जिस तरह की कुर्बानी दे रहे हैं, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये जवानों को पीरों का उस्ताद कर जो इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, ये वही हो रहा है। हम होता हुआ देख रहे हैं कि नौजवान सहाफी वाकई बहुत आगे निकले हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया, उनका मुतालबा है जी कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। वो ये कहते हैं कि महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, वो एक इलाके के या पश्तून बेल्ट के लीडर नहीं है। अपोजिशन लीडर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो पूरे मुल्क की अपोजिशन जमातों का इजलास उन्हें चाहिए कि वो बुलाएं। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर हम अपनी जमात को कहते हैं हम बुला लेते हैं, फजलुर रहमान ने कहा। तो देखें, जो इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है, इन तमाम चीजों को लेकर अपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। वो बैठे और बैठकर बात करेंगे पाकिस्तान के साथ आपने किया क्या। जितना जुल्म और बर्बरियत हम होता हुआ देख रहे हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान लगातार नीचे जा रहा है। आप सिर्फ मईशत की मिसाल ले लें कि सन 2000 से लेकर अब तक का एक डाटा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस डाटा को शेयर किया है। ये सन 2000 में परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान का स्याह और सफेद का मालिक था। आज 25 साल के बाद सूरत हाल क्या है वो देख लें आप। सन 2000 में हर पाकिस्तानी की जो फीकस आमदन थी, यानी एक पाकिस्तानी जितना पैसा पूरे साल में एवरेज कमाता था, सन 2000 में वो $2880 थी। उस वक्त भारत के अंदर जो है वो 2010 यानी पाकिस्तान से बहुत कम, बांग्लादेश के अंदर 1628 यानी उससे भी बहुत ज्यादा कम, और ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो है वो भारतीय शहरियों से और बांग्लादेशी शहरियों से ज्यादा पैसा बनाते थे। 2880 का मुकाबला 210 और 1620। और एक जो पाकिस्तानी है वो एक भारतीय से कितना ज्यादा खुशहाल था सन 2000 में? 43% ज्यादा। और बांग्लादेश से 77% ज्यादा खुशहाल था हर पाकिस्तानी। और आज जो है वो पाकिस्तान की फीकस आमदन $6480 है। बांग्लादेश की जो पाकिस्तान से बहुत कम थी वो बढ़ के हो गई है $9180, और भारत की जो पाकिस्तान से कम थी वो बढ़कर हो गई है $12560। पहले पाकिस्तान की फीकस आमदन इनसे डबल हुआ करती थी और आज इनकी फीकस आमदन पाकिस्तान से डबल है। यानी पहले हर पाकिस्तानी ज्यादा पैसा बनाता था भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में, और आज हर बांग्लादेश का शहरी या भारत का शहरी पाकिस्तानी शहरियों से ज्यादा पैसे बनाता है। और खुशहाली वाले इंडेक्स में अगर आप देखें तो पहले पाकिस्तानी बांग्लादेशियों से जो है वो 77% और भारतीयों से 43% ज्यादा खुशहाल थे, और आज जो हर भारतीय है वो पाकिस्तानी से 94% ज्यादा खुशहाल है, जबकि हर बांग्लादेशी जो है
वो पाकिस्तानी से 42% ज्यादा खुशहाल है। 26 साल के अंदर हमने ये गंद मारा पाकिस्तान में, ये किया पाकिस्तान के साथ। इसमें जनाब हुकूमतें आई हैं, एक तो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, फिर नवाज शरीफ की एक पंजाब में हुकूमत आ गई और पीपल्स पार्टी को 5 साल मिले, फिर नून लीग को 5 साल मिले, फिर पीटीआई को 3 साल मिले, और उसके बाद से लेकर अब तक 5 साल से दोबारा नून लीग विराजमान है। यानी इसमें आप ये देख लें कि 8 साल आप मुशर्रफ के डाल लें और 10 साल आप नून लीग के डाल लें और लगभग 10 साल ही आप पीपल्स पार्टी के डाल लें, क्योंकि इन्होंने मिलकर इक्तदार के मजे लिए हैं, और 3 साल आप पीटीआई के डाल लें। तो जिम्मेदार तो फिर यही रवायती पॉलिटिकल पार्टी हुई ना। देखें, मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट के हक में जो वसीम अख्तर हैं एमकेएम के, वो भी आ गया। यानी एमकेएम के लोगों ने कहा जनाब हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और ये कोलैप्स ही है। हम 25 साल से आपको ये बता रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी करप्ट जमाते हैं और पाकिस्तान बहुत पहले कोलैप्स कर गया था। तो ये वसीम अख्तर ने मोहसिन नकवी की बात की जो है वो तस्दीक की। यानी एमकेएम कम से कम, क्योंकि फौज की जमात है, वो जाकर खड़ी हो गई मोहसिन नकवी के साथ। और वैसे भी बिलावल ने टिक टॉक वो भी सुना दिया कि जनाब टिकटॉक करके आपकी हुकूमत अब खत्म होने जा रही है और आप अब उल्टी गिनती शुरू करें। हालांकि ये टिकटॉक सिर्फ जूते पॉलिश करते हैं। एक दफा टिकटॉक होती है एक पॉलिश, एक दफा फिर टिकटॉक होती है एक और पॉलिश। तो ये बिलावल हो या मरियम हो, ये जूते ही पॉलिश करते रहे हैं, आइंदा भी ऐसा लगता है जूते ही पॉलिश करेंगे। तो क्योंकि हम मईशत की बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 4 सालों में दुगने कर्जे कर लिए। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक लिया गया, गुज़िश्ता 4 सालों में आसिम मुनीर के दौर में उतना ही कर्जा दोबारा ले लिया गया, तो कर्जे दुगने हो गए। टैक्सेस जो है वो भी दुगने कर लिए गए। 4 साल में इतने टैक्सेस लिए गए अवाम से कि आपने रेवेन्यू इकट्ठा कर करके टैक्सेस आपने दुगने कर लिए, महंगाई भी आपने दुगनी कर दी। तरक्याती मंसूबे आपने, अच्छा जो पैसा आप इतना कमाते हैं, बहुत सारे आप टैक्सेस लेते हैं, बहुत सारे आप कर्जे लेते हैं, ये पैसा आप खर्च कहाँ करते हैं, कहाँ खर्च करना होता है? आप पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे लाएंगे, अवाम को सहूलियत देंगे, सब्सिडीज देंगे, यही है ना। सब्सिडीज भी खत्म कर दी और तरक्याती मंसूबे भी निहायत महदूद करके तकरीबन खत्म कर दिए। अब मुल्क में तरक्याती मंसूबे भी नहीं चल रहे, अवाम को सब्सिडीज भी नहीं दी जा रही, कर्जे दुगने हो गए हैं, टैक्सेस दुगने हो गए हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? इसका जवाब कोई नहीं देता। गुर्बत और बेरोजगारी पाकिस्तान में रिकॉर्ड बढ़ चुकी है, और ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा, सरकारी आदादो शुमार आपको बता रहे हैं। तो सवाल ये होना चाहिए कि ये जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, बेशुमार पैसा, अरबों डॉलर, ये जा कहाँ रहा है? इसे खर्च कौन कर रहा है और ये किसकी जेब में जा रहा है? ये कहाँ गायब होता जा रहा है? कौन सा ऐसा गड़ा है जिसमें ये पैसा गिर रहा है और पता नहीं चल रहा? क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं बन रहा, हमें तो इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हम ये कैसे मान लें कि ये पैसा पाकिस्तानियों के ऊपर खर्च हो रहा है? और हालात ये हैं कि अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी पाकिस्तान ने। इससे पहले पता है किसने लगाई थी? इसराइल ने। पाकिस्तान में और इसराइल में कुछ चीजों की मुमासलत होती जा रही है। अशोक स्वैन है, भारतीय बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कहा जी कि आसिम मुनीर और नेतन्याहू एक ही पॉलिसी पे चल रहे हैं। नेतन्याहू ने अल जजीरा पे पाबंदी लगाई, आसिम मुनीर ने भी अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। वहां नेतन्याहू जबरी गुमशुदगियां करवाते हैं, यहाँ पे आसिम मुनीर भी जबरी गुमशुदगियां करवाते हैं। वहां पे नेतन्याहू ने जो इंसानी इमदाद है फलस्तीनी शहरियों की, वो बंद की हुई है। यहाँ पे आसिम मुनीर ने इंसानी इमदाद जो है वो कश्मीरी शहरियों की वो बंद की हुई है। तो दोनों एक ही तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आप, बड़ी मुमासलत है दोनों के अंदर, दोनों जबर के साथ मुसल्लत हैं, दोनों जुल्म का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, दोनों ने हथियार उठाए हुए। हाँ, लेकिन एक मजे की बात यह है कि नेतन्याहू कम से कम अपने लोगों के साथ वफादार है, अपनी अदालत को जवाब दे। लेकिन आसिम मुनीर के बाद इस्तिस्ना भी है, और वो अपने लोगों के साथ काफी एहतियात करनी पड़ेगी ईरान को। अरब ममालिक को किसी ना किसी तरह ईरान को अंगेज करके रखना पड़ेगा। देखिए, ईरान ने किसी एक भी अरब को अभी तक कत्ल नहीं किया, इतने मिसाइल मारे, इतने ड्रोन मारे, लेकिन उनकी कोशिश है सिर्फ अमेरिकन को नुकसान पहुंचे। वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर, और जो रशिया और चाइना उसकी सैटेलाइट में मदद करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर, ईरान जो अटैक करता है उसमें वो कोशिश करता है कि अरबों को नुकसान ना हो, अरब के जो शहरी हैं या उनका अपना कोई जाती नुकसान ना हो। वो सिर्फ अमेरिकन जो टारगेट्स हैं वहां पे उनके ऊपर हमले कर रहा है। अरबों को अंगेज करके रखना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि ईरानी सफीर को तलब कर लिया गया, वहां पे बुला के कोई, वो वार्निंग तो जारी कर रहे हैं बार बार अरब ममालिक, हमलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जवाबी हमला ईरान के ऊपर नहीं किया। तो ईरान को ये किसी ना किसी तरह मैनेज करना होगा कि जो खलीजी ममालिक है उनके साथ ज्यादा बिगाड़ पैदा ना हो। फिर जो मिसाइल और ड्रोन साइट्स हैं ईरान की, जो खुफिया हैं, जिनके बारे में अमेरिका को पता नहीं है, उन्हें चलाने का निजाम और अमरीकी और इसराइली हमलों से उनको मुकम्मल तौर पर महफूज रखना होगा कि ये ड्रोन कहाँ पहुंचाने हैं, कहाँ से चलाने हैं, ये मिसाइल कहाँ पहुंचाने हैं, कहाँ से चलाने हैं, सबको खुफिया उन्हें रखना पड़ेगा लंबे अरसे तक, जब तक ये लड़ाई चल रही है। और जो प्रोडक्शन है उनकी ड्रोन्स की और
मिसाइलों की वो ईरान को बरकरार रखनी पड़ेगी, बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए। फिर खुराक और हथियारों के जो जखायर हैं उनको भी मुस्तहकम रखना पड़ेगा। ये हैं वो बड़े चैलेंजेस जिनका ईरान को सामना है। लंबे अरसे तक ये सारा कुछ करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसी चीजों में से है, लेकिन ईरान ने अभी तक करके दिखाया है। नादरीन, सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर में आज इलेक्शन करवाया गया। एक मरतबा फिर जाली इलेक्शन था। इस इलेक्शन की औकात कोई नहीं है क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इसको मुस्तरद किया है। लगभग बाइकआउट वाली सिचुएशन है क्योंकि 10% के करीब या इसके आसपास लोग निकले हैं, और जहां निकले वहां पे इतने निकले हैं, और कई जगहों पे तो ऐसे बताया जा रहा है कि लोग बाहर आए ही नहीं। लोगों ने ना बात की, ना बात सुनी, ना किसी ने वोट डाला और ना कोई वोट डालने के लिए निकला। दूसरी जब जो एहतजाज हो रहा है वो तो जारी है। कोशिश की जा रही है कि आज का दिन मैनेज किया जाए कुछ भी करके, और दूसरे मरले के इंतखाब के भी नताइज का ऐलान किया जाए, फिर तीसरा मरला किसी तरह निपटा के और फिर एक ऐसी हुकूमत बना दी जाए जो कठपुतली हुकूमत हो, जो सेक्टर कमांडर के कहने के ऊपर चले। कोई एक कर्नल या कोई एक मेजर कोई भी एक हुक्म लेकर आ जाए तो फौरी तौर पे उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। लुब्बे लुबाब ये है इस इलेक्शन का, लेकिन कश्मीरियों ने इसको मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लोग नहीं निकले वोट डालने के लिए। ये बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट है मेरे पास, जो मैंने वहाँ आज़ाद कश्मीर से जो सोर्सेज हैं उनसे इकट्ठी की अभी थोड़ी देर पहले तक। तो कहीं पे 7 वोट पड़ते हैं, कहीं पे 6 वोट पड़ते हैं, कहीं पे वोट ही नहीं पड़ते। एक पोलिंग स्टेशन की मैं विजुअल्स देख रहा था, वहाँ जो पोलिंग करवाने के लिए अमला आया हुआ था वो बेंचों के ऊपर लेट के सो रहा था। एक बंदे ने कमीज उतारी थी, बनियान में ही सो रहा था। अब यहां से आप अंदाजा करें कि वो इतने वेले हैं कि आज वोट डालने ही कोई नहीं आया। सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है, वोट डालने लोग आए नहीं, अमला अंदर सो रहा है पंखे चला के मजे से आजाद कश्मीर में। तो ये सूरत हाल क्यों बनी? क्योंकि लोगों ने इस इलेक्शन को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। अब नाज़रीन, नून लीग ने इस मरतबा एक चीज थोड़ी सी अच्छी और अक्लमंदी वाली की कि उन्होंने मैनेज किया कि अपने कुछ विजुअल्स बना सके सुबह के वक्त। मैंने आपको बताया था पिछली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन नून लीग ने वो ड्यूटी पूरी नहीं की। लेकिन इस मरतबा इन्होंने ये अच्छा किया कि सुबह के वक्त अपने कारकुनों को इकट्ठा करके कैंप के अंदर बिठा के खड़ा करके थोड़े से विजुअल बना के मीडिया को दे दिए कि आप ये विजुअल्स चलाएं ताकि ये तासुर जाए कि आज़ाद कश्मीर में लोग निकलकर वोट डाल रहे हैं। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कई रिपोर्टर्स ये बताते हैं कि 7 घंटे पोलिंग को हो गए। वो 2 रिपोर्टर एक ही जगह पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हम सारे हल्के फिरते रहे, हमने जा जाके देखा, पता किया, वहां पे पहला वोटर भी नहीं पहुंचा 6-7 घंटों के अंदर। अच्छा, जो महाजरीन वाली नशिस्तों के ऊपर ये इलेक्शन करवा रहे हैं वहां पे भी यही सूरत हाल है। कहीं पे कोई एक औरत आई है वोट डालने के लिए सारा दिन में, कहीं पे 4 वोट डले, कहीं पे 1 वोट डाला, कहीं पे डले ही नहीं। एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया जहां पे 17 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार 17 है और वोट एक भी नहीं बढ़ा। ये इस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं। अब ये इलेक्शन आप ले जाएंगे यूएन के अंदर के, आप कहेंगे हमने आजाद कश्मीर में इलेक्शन करवा दिया, और वो आपको कहेंगे जी बड़ी अच्छी बात है आपने इलेक्शन करवा दिया आजाद कश्मीर में। ये इलेक्शन आप यूरोपीय यूनियन में ले जाएंगे, आलमी सतह पे ले जाएंगे। इस इलेक्शन की बुनियाद पे आप ये क्लेम करेंगे कि भारत बहुत जुल्म करता है मकबूजा कश्मीर में और हमने आजाद कश्मीर में बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया। इन इलेक्शंस को सबने मुस्तरद कर दिया। जो सरदार अमान कश्मीरी का एक स्टेटमेंट, अच्छा रिजल्ट जो आएंगे वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वैसे हम आपको पहले ही बता देते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को जितवाना है इन्होंने, उन्हीं को सीटें आपस में बांट देनी है। जो ज्यादा अच्छे जूते पॉलिश करेगा उसको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वहां पे। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिगेडियर फाइक नामी ऑफिसर वहां पे तैनात है आजाद कश्मीर में बतौर सेक्टर कमांडर ISI, ये नवाज शरीफ से बहुत इश्क करता है, बहुत प्यार करता है नवाज शरीफ से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नवाज शरीफ की फैमिली के अंदर कई लोग उनसे इतना इश्क और इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना ब्रिगेडियर फाइक को नवाज शरीफ से इश्क और प्यार है। और इसका इजहार उसने मेरे सामने तब किया जब मैं ISI की कैद में था, और जिन अल्फाज में किया वो मैं किसी दिन बताऊंगा, बड़े मौके के ऊपर बड़ा चौका लगाएंगे, आपको बताएंगे क्या किया था। लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को बहुत इश्क है नवाज शरीफ से। मुझे नहीं लगता वो नवाज शरीफ को मायूस करेगा वहां मुजफ्फराबाद वाले डिवीजन के इलेक्शन में, ऐसा नहीं वो करेगा। अब ये एक सरदार अमान कश्मीरी है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट मेरे पास लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी अब 2 ही तरीके बाकी हैं। पहला तरीका यह है कि हम सारे लोग आगे बढ़ते रहें, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ जाएं, आगे बढ़ें और एहतजाज को शिद्दत लेकर आए उसमें, तो सरकार गोलियां चलाएगी। तो सरदार अमान कश्मीरी ने कहा कि जी हो सकता है कि हम आधे लोग मर जाएं, लेकिन आधे लोग तो पहुंच जाएंगे, और जब हम पहुंच जाएंगे तो बचेंगे हुक्मरान भी नहीं। ये बात सरदार अमान कश्मीरी ने कहा। और दूसरा रास्ता उन्होंने कहा, दूसरा रास्ता यह है कि आप री इलेक्शन करवाएं, लोगों को मौका दें,
लोग अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करें, अपनी हुकूमत खुद बनाएं, फेयर इलेक्शन हो ना आजाद कश्मीर में, तो इसका मतलब